हमारे प्रोबेबिलिटी के वीडियोस में शीट चल रही है और बेसिक पॉइंट्स हो चुके हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे जिसमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क थे, 14, 15, 16, 17, 19 एंड 28। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन किए होंगे और मुझे लग रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको शायद डाउट हो सकता है, तो हम उसको पहले देख लेते हैं एक बार। अगर डाउट है तो ठीक, नहीं भी है तो भी एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास हैं 100, 40 एंड 60 स्टूडेंट आर फॉर्म्ड। दो सेक्शन हमें बनाने हैं, एक हमने सेक्शन ए बना दिया, एक बी, 40 और 60 स्टूडेंट्स का, ठीक है। आगे बोला हुआ है इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर एमंग द 100 स्टूडेंट, मतलब आप उन्हीं 100 में शामिल हैं और आपका फ्रेंड भी, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला, बोथ एंटर, यू एंड योर फ्रेंड बोथ आर एंटर इन सेम सेक्शन। यानी हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर आप और आपका फ्रेंड 100 स्टूडेंट्स में ही हैं और 40-60 के दो सेक्शन हमारे पास बने हुए हैं, तो इन्हीं में से ही आप और आपके फ्रेंड होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों 40 वाले में हो, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों 60 वाले में हो, और ऐसा भी हो सकता है एक 40 में और एक 60 में हो, ठीक। आगे बोला हुआ है यू एंड योर फ्रेंड बोथ आर एंटर इन सेम सेक्शन, ठीक। सेक्शन हमें नहीं बताया गया, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे। हमने लॉजिक लगाया कि आप ए में से आए, क्योंकि उन्होंने एंटर सेम सेक्शन बोला है, और आपका फ्रेंड भी ए में से ही आया, या फिर आप बी में से आए और आपका फ्रेंड भी बी में से ही आया। तो ए में से अगर आए तो 40/100, और आपका फ्रेंड अगर आया तो 39/99, प्लस अगर बी में से आए तो 60/100 और आपका फ्रेंड 59/99। कर लिया सॉल्व, 9900 और 9900, इन्हें आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। इन्हें ऐड कर लो, कैंसिल हुआ, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 17/33। ये आपका हो गया इसका आंसर। तो ये सेम सेक्शन वाला इस लॉजिक से होना था। अब यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लग पाएगा क्योंकि वो 2C1 वाला, एक, क्योंकि इसमें क्या है, सेक्शन दोनों 40-60 वाले बने हुए हैं, बराबर बराबर नहीं है कि 50-50 नहीं है। 50-50 होता तो बन जाता। सेकंड सेकंड में बोला है बोथ आर एंटर इन डिफरेंट सेक्शन। इन डिफरेंट सेक्शन, तो अब बोथ आर एंटर इन डिफरेंट सेक्शन का मतलब ये है कि आप आए ए में से, आपका फ्रेंड आया बी में से, या फिर आप आए बी में से और आपका फ्रेंड आया ए में से। तो अगर आप आए ए में से तो 40/100 और आपका फ्रेंड आया बी में तो 60/99। फिर उल्टा कर दीजिए, 60/100 और यहाँ 40/99। ये हो गया आपका 3600, सॉरी 36 क्यों, ये हो गया 2400, ये भी हो गया 2400, अपॉन में हो गया 9900, ये हो गया 48, 9900 कैंसिल हुआ, 3 से डिवाइड हुआ,
16/33। अब ये जो डिफरेंट वाला था ये आप उस ऑप्शन से कर सकते थे कि 2C1, दो में से कोई एक सेक्शन हमने चूज़ किया जिसमें से आपने एंट्री ली 40/100 और आपके फ्रेंड ने जब ली तो 60/99। तो 2 × 40 × 60/100 कैंसिल हुआ। यहाँ पे आपका 3 से कैंसिल हुआ तो यहाँ हो गया 16/33। ठीक है ना, ये वाला कर सकते, क्योंकि ये कल भी हुआ था डिफरेंट वाले में हमने 2C1 या 3C1 करके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मामला जो मल्टीप्लाई का बनेगा वो दोनों साइड सेम बनेगा, लेकिन जो सेम वाला है वो तभी इस लॉजिक से हो सकता है जब दोनों में बराबर बराबर एंट्रीज हों, 50-50 होनी चाहिए दोनों में, तब ऐसा हो सकता था। ठीक, तो अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो होमवर्क में नहीं था। क्या बोला है? ए बॉक्स कंटेन्स 10 बल्ब्स ठीक, आगे बोला हुआ है इन विच जस्ट 3 आर डिफेक्टिव। तो हम इसमें दो केस बना लेते हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स एंड नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव 3 है, नॉन डिफेक्टिव 7 हो गए। ठीक है, आगे बोला हुआ है फिर रैंडम सैंपल ऑफ 5 बल्ब। हमने इसमें से एक सैंपल निकाला ऑफ 5 बल्ब, उस सैंपल में 5 बल्ब हैं हमारे पास। ये तो डेटा हो गया। अब क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव बल्ब, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव बल्ब। यानी पहले समझते हैं, हमारे पास टोटल 10 हैं जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, 7 नॉन डिफेक्टिव है। 5 बल्ब का सैंपल निकाला और इन 5 बल्ब में से एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव बल्ब, एक ही बल्ब डिफेक्टिव आए। अब लॉजिक सोचिए आप इसका। हमको ये पता है कि टोटल बल्ब कितने हैं, ये भी पता है कितने डिफेक्टिव हैं कितने नॉन डिफेक्टिव हैं, ये भी पता है कि 5 बल्ब का सैंपल निकालना है, और ये भी पता चल गया कि एक डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं पता कि इन पांचों में से एक डिफेक्टिव कौन सा वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, कौन सा वाला में नहीं मालूम। तो कोई भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे अब लॉजिक जब ऐसा आ जाए कि विच वाली कंडीशन आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे, 5C1, 5 में से कोई एक बल्ब डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव कितने हैं 3 और अपॉन 10, ये डिफेक्टिव बल्ब आ गया। अब मल्टीप्लाई, अभी जो 4 और निकालने हैं वो फिर नॉन डिफेक्टिव से आएंगे। तो क्या हो गया, 7/9, 6/8, 5/7 और 4/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, नॉन डिफेक्टिव है। 5 × 3 इंटू, तो देखिए 7 से 7, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5 × 4, अपॉन में बचा 10 × 9 × 8। 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल। तो 5/12 इज योर फाइनल आंसर। ठीक, समझ आ गई हो ना लॉजिक क्या बनाया है? तो इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब पढ़ लो तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी आपको, तो आपके एकदम करेक्ट दिमाग में बैठ जाएगी जब सोचोगे तो, क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप के मैं उठा रहा हूँ बार बार, जिससे कि वो क्वेश्चन बार बार आपके सामने से निकले तो वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि आगे यूज़ करनी पड़ेगी। फिर उसने क्या बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में बोला है एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिबल, सेम तरीके से होगा तो ये आप करेंगे। सेकेंड पार्ट इसका होमवर्क डाल दे रहे हैं। थर्ड पार्ट पे आइए, नो डिफेक्टिव बल्ब। अब इसमें बोला है नो डिफेक्टिव बल्ब, मतलब पाँचों के पाँचों बल्ब आपके नॉन डिफेक्टिव से आ रहे होंगे, मतलब 7 में से। तो या तो आप ऐसे निकाल लो 7C5 अपॉन 10C5, इसे सॉल्व कर लो। 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हुआ।
7 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 2। तो ये हो गया आपका 7 इंटू 5 मतलब 120 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2। 7 7 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 टाइम और फिर 3 से ये 2 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स और 2 से ये 4 टाइम्स। तो आंसर हो गया 1/12। ठीक, तो थर्ड वाले का आंसर आपका आ गया 1/12। इसे ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। कैसे कि पहला बल्ब आया 7/10 मल्टीप्लाई, दूसरा आया 6/9, तीसरा आया 5/8, चौथा आया 4/7 और पांचवा आया 3/6। 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 1/12 आ गया। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन लॉजिक बता ही चुका हूँ कॉम्बिनेशन का, जो एक फेवरेबल में से चॉइस अपॉन टोटल में से चॉइस, और या फिर हम इसे ऐसे कर लें, एक एक करके निकाल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नोट कर। अब हम अल्फ़ाबेटिकल वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले वो सिखाता हूँ आपको मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड अट्रैक्शन, ठीक, आर रिटन डाउन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब प्रोबेबिलिटी तो बात की बात है, पहले हम इनका कलेक्शन बनाएंगे अलग अलग करके। ए आ गया, एक बार है। टी 3 टाइम्स आ रहा है। फिर आर एक बार है, सॉरी ए 2 बार आ रहा था। ए 2 टाइम्स है, आर एक बार है, 3 बार टी है, आई है, ओ है, एन है और सी है। तो ये आपके कितने हो गए, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो ये हो गया 3 3 6 और 4 10। कंप्लीट हो गए आपके। ये अलग अलग हो गए जिससे कि दिखाई दे कि हमारे पास क्या कंडीशन है। और टोटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 10 है, जिसमें रिपीट भी हो रहे हैं, 2 बार ए आ रहा है और 3 बार टी आ रहा है। ठीक, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या करने को बोला है, पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है, ऑल टीज आर टुगेदर। ऑल टीज आर टुगेदर, तो ज़रा ध्यान से सुने। ऑल टीज आर टुगेदर मतलब जितने भी टी हैं वो साथ में आए। तो मैंने आपको जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसी प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था तो क्या बताया था कि जब भी ऐसा हो कि ऑल टीज आर टुगेदर या कोई भी अल्फ़ाबेट आर टुगेदर, तो हम उन्हें पंच कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन टीज को पंच कर लेंगे और पूरा एक बंच बना देंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं सब अलग अलग हैं, तो उसी लॉजिक से चल रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक पूरा ये बंच, तो 8। तो 8 फैक्टोरियल तो ये हम लगा सकते हैं आपस में। हम अभी सबको अलग अलग मान के चल रहे हैं। मल्टीप्लाई, अब ये टीज को आपस में कितने तरीके से लगा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। जब अभी सबको अलग अलग मान के सॉल्व करो जैसे नॉर्मली करते हैं। उसके बाद हमने जो गलती की है, जैसे वो रिपीटिशन मैंने बताया था आपको, सम आइटम्स आर आइडेंटिकल वाले केस में, कि पहले पूरा अलग अलग मान के करो, जब पूरा हो जाए तो जो गलती हुई है उसको सुधार लेते हैं। तो अब क्या गलती हुई है, होने को 2 ए थे लेकिन दोनों आपस में मैच मतलब सेम है, तो वो गलती हो गई, हमने उन्हें अलग अलग ले लिया। तो कितने हैं, 2 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। और टी को हमने अलग अलग लिया है 3 बार, तो ये कितने हैं, 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड। ये फेवरेबल केस हो गए तुम्हारे। अब टोटल केस और बनाने, क्योंकि हम तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो टोटल केस कैसे बनेंगे, तो टोटल आपके पास 10 अल्फ़ाबेट हैं जिन्हें हम कितने तरीके से लगा सकते हैं, 10 फैक्टोरियल। और इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का, क्योंकि ये हो रहे हैं रिपीट। तो ये फेवरेबल केसेस हैं और ये टोटल केसेस हैं। ठीक, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ बचा 8 फैक्टोरियल इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया। 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स। आंसर इज़ 1/15। आप आंसर चेक कर लीजिए, आंसर गया हो गया मैच।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट पार्ट में बोला है नो टू टीज आर टुगेदर। अब इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी नो टू टीज आर टुगेदर। अब पहले तो इसका मीनिंग समझो और यहाँ पे एक पार्ट बढ़ा लो, जिससे कि ये चीज़ समझने में आसानी रहेगी और आगे भी बहुत काम आने वाला है। जैसे उसने यहाँ पे एक पार्ट ये बोला होता, सपोज ऑल टीज आर नॉट टुगेदर। तो ये डिफरेंस क्या है? क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं दो वर्डिंग्स में होती है, एक तो ऑल टीज आर नॉट टुगेदर, एक नो टू टीज आर टुगेदर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पे प्रॉब्लम करते हैं और फिर मुझसे पूछते भी हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या, हम ऐसा नहीं कर सकते? तो मैं आपको वो डिफरेंस बता रहा हूँ। तो पहले हम ये ऑल टीज आर नॉट टुगेदर की बात कर लेते हैं। ऑल टी नॉट टुगेदर का मतलब ये है कि सारे टी एक साथ ना हो। ठीक है, सारे का मतलब ये है कि 3 टी हैं तुम्हारे पास, इसमें से कोई 2 साथ हो सकते हैं, ये 2 साथ हो जाए या ये 2 साथ हो जाए, सारे साथ ना हो। क्लियर है? ये हो सकता है। तो इसका लॉजिक ये हुआ कि हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, हम 1 में से माइनस कर देंगे ऑल टीज आर टुगेदर को। सिंपल लॉजिक। जब लिखा हो ये वाली बात, लाइन याद रखना, ऑल टीज आर नॉट टुगेदर, तब क्या करना है कि 1 में से ऑल टीज आर टुगेदर को बाहर कर देना है, और वो हम ऊपर निकाल चुके हैं। ऑल टीज आर टुगेदर 1/15 था, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 1/15, आंसर इज 14/15। ठीक, ये हो गया आंसर। लेकिन नो टू टीज आर टुगेदर का मतलब ये है कि कोई भी टी साथ में ना हो। इनके यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि कोई भी टी साथ में ना हो। तो अब ऐसे केसेस में हम कैसे सॉल्व करें? तो ज़रा ध्यान दें, टी को छोड़ दीजिए, प्लेसेस काउंट करिए कि कौन कौन से बचे हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने बाकी के लोग यहाँ पे लगा लिए हैं। ठीक है, एक एक जगह का बैलेंस करके बीच में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये 7 प्लेसेस हैं, उनको मैं देखूंगा और बाद में बाकी के 3 वालों की बात करूंगा। उन्होंने क्या बोला कि नो टू टीज आर टुगेदर, मतलब कोई भी टी साथ में ना हो। तो अगर हम ऐसा कर दें कि ये जो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ ना साइन, इनमें से कहीं पे भी 3 टी आ जाएं, तो कोई भी टी साथ में नहीं होगा। हर एक टी के बाद एक अल्फ़ाबेट होगा, हर एक टी से पहले एक अल्फ़ाबेट होगा जो कि टी से डिफरेंट होगा। यानी इन जो पोजीशन आपकी 1 2 3 4 5 6 7 वाली पोजीशन है, इन पे तो हम और अल्फ़ाबेट्स रख दें, ये AARIONC, और बाकी के जो राइट क्लिक है उनमें से कोई भी 3 जगह लेके उन पे हम रख दें अपने टीज, तो कोई भी टी साथ में नहीं होंगे। तो अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने काउंटिंग करी 3 4 5 6 7 8। हमेशा याद रखिए लाइन में जितने आप नंबर जब मतलब प्लेस लिखेंगे उससे एक ज़्यादा नंबर होगा, तो 8 प्लेस हो गए। तो 8 में से कोई भी 3 जगह हमने चूज़ की और उनमें 3 फैक्टोरियल तरीके से टीज को अरेंज कर दिया। ये टीज को अरेंज करने का तरीका है। अब मल्टीप्लाई, अभी वर्ड बना नहीं है क्योंकि अब हमें इनको भी करना पड़ेगा। ये वाले जो हैं हमारे, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 फैक्टोरियल तरीके से लगा दिए अपॉन। अब अपॉन में आएगा जो हमने मिस्टेक कर दी कि अभी तो हम सबको अलग अलग मान के चल रहे थे, लेकिन इसमें 3 बार ए आ रहा है और 2 बार, सॉरी 3 बार टी आ रहा है और 2 बार ए आ रहा है, तो उसका डिवाइड करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका फेवरेबल वाला हिस्सा। अब टोटल वो 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल ही रहेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल। इसे भी सॉल्व कर दो, तो 8 फैक्टोरियल ऊपर 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 5 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 से 8, 5 से 5। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो
इसको मैं यहीं ऊपर लिख देता हूँ सॉल्व करके। यहाँ आ जाएगा आपके पास 7 × 6/10 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 5। आंसर इज 7/15। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। आंसर कर लीजिए चेक, दैट इज़ योर राइट आंसर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नो टू टीज आर टुगेदर का मतलब कोई भी टी साथ में ना हो, और ऑल टीज आर नॉट टुगेदर का मतलब है कि सारे एक साथ ना हो। मतलब 3 टी हैं तो तीनों एक साथ ना हो, कोई 2 एक साथ हो सकते हैं। लेकिन नो टू टीज का मतलब ये है कि कोई भी एक साथ ना हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि अभी आगे भी आएगा ये, और क्वेश्चन करोगे तब उसमें भी आएगा। अब इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन है 23। अब हम ये बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बढ़िया। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो हम फिर से इस क्वेश्चन को 23 को करवाऊंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और आप इसको समझिए फिर से, तो आपके समझ में आ जाएगा ये। इसमें एक लेटर ऑफ द वर्ड दिया हुआ है, असैसिनेशन। सबसे पहले वर्ड देख के हम पहले करेंगे टोटल काउंटिंग कि टोटल वर्ड में लेटर कितने हैं। तो ये हो गए आपके पास 3, 3 6, 3 9, 3 12 और एक 13। टोटल है 13, जिसमें से कौन कौन कितनी कितनी बार है वो आप यहाँ लिख लीजिए अलग से। देखो, ए आ रहा है आपका 3 टाइम्स, एस आ रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आई आ रहा है 2 टाइम्स, और उसके बाद एन आ रहा है वो भी 2 टाइम्स। बचा आपके पास 3, 5, 7, 4, 11, 2 और आपके बचे ओ, और एक बचा आपके पास टी। ठीक है, सारे हो गए कंप्लीट। अब ये जब अलग अलग हो जाएं तब इसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ऐसे बना देता हूँ, अलग अलग दिखने चाहिए, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एसेस आर कॉन्जिक्यूटिव। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। एसेस आर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये है कि एसेस एक साथ हों, तो जितने भी एस हैं वो सारे एक साथ दिखाने हैं, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो वही लॉजिक सेम, इन्हें हम क्या कर देंगे, पंच कर देंगे, ठीक है। तो कर दीजिए इन्हें पंच, और बचे क्या वो देख लीजिए। तो देखो, 3 तो ये लेटर हो गए, 3 2 5, और ये 2 7, और 2 9, और एक ये हो गया 10, क्योंकि ये 4 का एक बंच बन गया, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अभी हम इसे क्या मान के कर रहे हैं कि सारे के सारे 10 लेटर अलग अलग हैं। अभी कोई रिपीटिशन या सम आइटम आइडेंटिकल वाला लॉजिक ले ही नहीं रहे, हम लेके चल रहे हैं कि सब अलग अलग हैं। अब ये 4 ऐसे हैं, उनको कितने तरीके से हम लगा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब जो हमने मिस्टेक की है उसको सुधारते हैं। 3 बार ए था तो उसका डिवाइड, 4 बार एस था उसका डिवाइड, 2 बार आई था उसका डिवाइड, और 2 बार एन था उसका डिवाइड। ठीक, ये हो गया। ये आपका केस कौन सा बना, फेवरेबल। ठीक, अब अपॉन में आ जाओ, ठीक है। अब अपॉन वाले को लेके चलते हैं। अपॉन में क्या आएगा, टोटल आएगा। टोटल कितने हैं, 13 लेटर, और उन 13 में 3 बार ए है, 4 बार एस है, 2 बार आई है, और 2 बार एन है। ये आपके केस हो गए टोटल वाले। हो जाए तो अब इन्हें सॉल्व करेंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इंटू 24 अपॉन 13, 12, 11 इंटू 10, 10 से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 12 से 2 टाइम्स कैंसिल। आंसर इज 2/143 इज योर फाइनल आंसर। आंसर कर लीजिए चेक। हम चलते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या बोला है इन्होंने,
बोला है 2 आइज एंड 2 एंड्स टुगेदर। ध्यान से समझो, 2 आइज एंड 2 एंड्स टुगेदर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, मतलब कंफ्यूजन आता है। वो कंफ्यूजन क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। लोग ये सोचते हैं कि 2 आइज आपस में टुगेदर, 2 एंड आपस में टुगेदर। ऐसा नहीं बोला है, ये इस तरीके से बोला है कि IINN ये हो सकता है, ININ ऐसा हो सकता है, INNI ऐसा हो सकता है, NIIN हो सकता है, और भी हो सकते हैं। इस तरीके से टुगेदर मतलब 2 I और 2 N आपस में टुगेदर, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। देखो, अब हमने क्या किया, ये जो 2 आई थे ये लिए और 2 एंड लिए, इन्हें आपस में पंच कर दिया चारों पेजेस को, 2 आइज को और 2 एंड्स को। तो फिर कितने बचे, तो फिर वही 10 ही बचेंगे, क्योंकि 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 8 9 और एक पूरा ये IINN वाला 10। यहाँ आ गया 10 फैक्टोरियल। फिर हम इन चारों को आपस में कितने तरीके से लगा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब जो गलती हुई है उसे हटाएंगे, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये हो गया फेवरेबल। और टोटल का कर देंगे डिवाइड। तो टोटल में हमारे पास क्या था, टोटल में है 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो कैंसिल हो गया, जो बच गया वो अभी ऊपर ही सॉल्व करके आए हो, तो आंसर इसका भी आ गया 2/143। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एज आर नॉट टुगेदर। थर्ड पॉइंट, ऑल एज आर नॉट टुगेदर। अब इन्होंने बोला है सारे ए एक साथ ना हो, तो ये वही लॉजिक जो अभी पीछे समझाया था। सारे ए एक साथ ना हो का मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस ऑल एज आर टुगेदर। ठीक, सारे ए एक साथ ना होगा मतलब ऑल एज आर टुगेदर वाले को 1 में से माइनस। अब ये ऑल एज आर टुगेदर वाली कहानी को ज़रा हम चेक करते हैं। तो क्या करना है, वही लॉजिक, एज अब पंच हो जाएंगे। तो एज अब पंच हो गए, यानी कि इनको हमने पंच कर दिया। तो अब क्या क्या, अब क्या बचा आपके पास, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 7 8 9 और 10 और एक 11, ये एक का पूरा बंच हो गया, तो 11 हो गए। तो ये हो गया 11 फैक्टोरियल। एज को आपस में कितने तरीके से लगा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब जो मिस्टेक हुई है उसका डिवाइड, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फेवरेबल हो गया। टोटल का डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड में 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, टोटल ये हो गया कैंसिल। बचा क्या, 1 माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन 13 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल 6 बन गया, 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, कैंसिल हुआ, 6 से ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1/26, आंसर 25/26। चेक कर लें, करेक्ट है आंसर। और हम आते हैं अब इसके लास्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। और फोर्थ वाले पार्ट में कहा गया है नो टू एज आर टुगेदर। तो वही बात कही गई है जो पिछले क्वेश्चन में कही गई थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब इसमें आप 1 में से माइनस नहीं कर सकते, तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहले ए को छोड़ दो, जो बचे हैं उनको देखो। 2 एन है, 4 एस है, 6 2 8 2 10, 10 जगह हैं आपके पास। तो आप यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हमने लगा ली। अब इनके जगह कितनी होंगी, टोटल 11। तो हम इन 11 जगह पे बैठाल देंगे। तो 11 C3
इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब इन 10 लोगों को बैठाना है 10 फैक्टोरियल। इसमें जो मिस्टेक हुई है उसका डिवाइड, जो मतलब रिपीट हो रहे हैं उनका डिवाइड, और अपॉन में टोटल का डिवाइड। कैंसिल हुआ, बचा उसे सॉल्व किया। 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 11 इंटू 10 अपॉन 13 इंटू 8। 11 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गए, बच गया 10 इंटू 9 अपॉन 13 इंटू 12। 3 से ये 3 बार, 3 से ये 4 बार, 2 से ये 5, 2 से ये 2। आंसर हो गया 15 अपॉन 26, और यही आपका फाइनलाइज आंसर है। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल वाले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। उसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दे रहा हूँ। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो पीछे बात की थी वो क्यों ज़रूरी थी। अब बिल्कुल इसी तरीके से जब ये शीट ख़त्म हो जाएगी और हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, तो वहाँ आपको ये समझ में आएगा कि हमने इस शीट को करना क्यों ज़रूरी था। ठीक है, क्यों हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। बिकॉज ऑफ पढ़ा तो 11th में सबने है, सवाल ये है कि कितनों को याद है हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर। और दूसरी एक और प्रॉब्लम है कि जब आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उसने कैसा पढ़ाया। ठीक है, उसने सिर्फ आपका सिलेबस कराया, एनसीईआरटी ही करा के बस ख़त्म कर दिया, आपके नंबर आ गए और हम खुश हो गए, वो उससे काम चलता नहीं। हमारा यहाँ पे ड्यूटी होती है, क्योंकि टीचर की खासकर ड्यूटी ये होती है कि उसको बेसिक से लेके चलना है। आप वो ये मान के चले कि सामने वाला कुछ भी पढ़ के नहीं आया है, तभी वो पढ़ा सकता है। और उसी मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे ना, तो वो सॉल्व नहीं होंगी। सॉल्व नहीं होंगी तो वो बनी रहेंगी। और वो 11th तो पास हो गया, 12th भी आपका 60 70 80 90 लाख के पास हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम पता है क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक स्टूडेंट, मेरे पास कई स्टूडेंट्स रहे जो जिन अच्छे नंबर्स लेके आए। तो एक स्टूडेंट था जिसके नंबर 98 मार्क्स आए 100 में से, मैथमेटिक्स में, सीबीएस में, बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में, मैथ्स में। अब उसका फिर भी आईआईटी में जब मतलब पेपर दिया उसने, तो आईआईटी में उसका सिलेक्शन मेंस में हुआ, लेकिन एडवांस में नहीं हुआ। ठीक है, और मेंस में भी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई। तो उसने सोचा कि हम क्या कहते हैं वो कोचिंग करेंगे। तो उसके पापा ने बोला तो कोचिंग कर लो। कोचिंग करने गया तो 3-4 महीने में ही मन उग गया कि नहीं कर रहे कोचिंग, अब मैं मैथ से ही मतलब वो करूँ, कुछ करूँगा। तो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि नंबर अच्छे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर आ गया। वहाँ से उसने ग्रेजुएशन उठाई मैथ्स ऑनर्स से। मैथ्स ऑनर्स से करने के बाद सेकंड ईयर में मेरे से उसने बात की। तो मैंने उसको बोला तुम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करो अभी से ही। तो सेकंड ईयर ने उसमें आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, और कोचिंग करने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम जेईई का हुआ है, पीयर वाले दे सकते हैं फाइनल ईयर में जो पीयर होते हैं, तो उसके पहली बार में 70 मार्क्स आए 100 में से। ठीक, और उसको आईआईटी दिल्ली मिला। बट उसने आईआईटी दिल्ली लिया नहीं। सबसे अच्छा वैसे आईआईटी दिल्ली ही रहता है इसके जेईई के हिसाब से, क्योंकि सबके अपने अपने जो उसको सब्जेक्ट चाहिए था वो उसको आईआईटी बॉम्बे में मिल रहा था। तो फिर उसने वो आईआईटी बॉम्बे चूज़ किया, जबकि उसकी रैंकिंग दिल्ली से नीचे है। तो ये उस पर डिपेंड होता है। अब अगर वो उस समय कोचिंग कर भी लेता तो बहुत अच्छी रैंक, उस वो खुद ही बोल रहा था मेरी बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाती। तो कहने का मतलब ये है, नंबर डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका सिलेक्शन कहीं होगा या नहीं होगा, आपकी नॉलेज डिसाइड करेगी। क्योंकि वहाँ बहुत ही मतलब वाइड नॉलेज चाहिए होती है, बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब तक वो आपकी कंप्लीट नहीं होंगी, आपको कोई भी चीज़ कोई समझा नहीं सकता। और मैं ये अच्छे से कह सकता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जहाँ भी जाएगा वो हर नॉलेज को बहुत अच्छे से ग्रैब करेगा, और अच्छी उसे समझ में आएंगी चीज़ें, कम से कम मैथमेटिक्स में तो। ठीक है ना, तो इसको बहुत बेसिक्स लेके चल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से समझना है। अब हम आज एक नए मेथड की बात करेंगे, और बहुत अच्छा मेथड है वो। और उसमें क्या क्या, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्रॉब्लम कब आती है, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, सब बातें होंगी। तो एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ और वो आप उसको समझना। एक क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 9। इसका शुरुआती मेथड टफ है,
जब इनिशियल स्टेज से शुरू करोगे तो आपको ये टफ लगेगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना एक एक बात को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 3 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। 3 डाइस को एक साथ फेंका गया, तो टोटल केस आपके कितने बने? 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 216। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि तीनों डाइस एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो पहले पे भी 6 कंडीशन होंगी, दूसरे पे भी 6 होंगी एंड तीसरे पे भी 6 होंगी, तो इसलिए 216 आ गया। ये टोटल केस हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस। पहला क्वेश्चन है 6 कि प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि जो सम आए, इन पे जो नंबर आए उनका जो सम हो वो 6 होना चाहिए। और अब आप समझो कि हम इसको कैसे करेंगे। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार इसमें क्या है, इसमें तो हम अपना नंबर्स ऐड करके देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको वही चीज़ की आज डिज़ाइन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। पहले हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो फेवरेबल केस बनाने हैं हमें सम 6 के, तो हम इसे अगर नॉर्मल तरीके से करें तो कैसे करते हैं वो समझते हैं पहले, फिर उसके बाद हम मेरे तरीके से करेंगे। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 फिक्स कर लिया। अब आपके पास पहले डाई पे 1 आ गया और बाकी के बचे 2 डाई जिस पे अब 5 लाना है हमें, क्योंकि टोटल सम 6 होना चाहिए। पहले पे 1 आ गया तो अब 5 और लाना है। 5 2 डाई पे कैसे कैसे आएगा वो देख लेते हैं। तो पहले 1 फिक्स किया, 1 के संग 4, ये पहला वाला फिक्स ही रहेगा। अब 1 के बाद अगला नंबर है 2 का, तो 2 से 3, फिर उसके बाद 1 3 और 2, फिर उसके बाद 1 4 और 1, हो गया कंप्लीट। अब हम 1 की जगह 2 फिक्स करेंगे, तो अब हम गए वहाँ पे नंबर चाहिए 4, तो 1 के संग आ गया 3, फिर यहाँ पे 2 फिक्स ही रहेगा, 2 के साथ आ गया 2, फिर यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा, 3 के साथ आ गया 1। और अब आगे हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हमने 3 की जगह 4 फिक्स किया तो अब वो 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा, तो तीसरे पे 0 वो होता नहीं वहाँ पे, तो इसलिए ये बेकार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 की जगह 3 लिया, तो उधर 3 ही रह गया अब 3 कैसे आएगा? 1 2 और 2 1, ठीक, यही आ सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 फिक्स किया, अब वहाँ रह गया 2, यानी 1 1। और अब कोई भी फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि 5 आएगा तो अब 1 ही रह जाएगा, और 2 डाई का सम 1 हो नहीं सकता, मिनिमम 2 ही हो सकता है। तो ये हमारे फेवरेबल केस बने। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? सम 6 होने की। तो इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/6 इंटू 6 इंटू 6, 2 से ये 5 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, आंसर इज 5/108। तो ये आपके पहले वाले का आंसर हो गया। ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है, इसे हम नॉर्मल बोलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो बताते हैं। अब प्रॉब्लम जैसे ये है कि चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब सम जो है, मान लीजिए अगला बोला हुआ है कि सम 10 होना चाहिए। अब 10 वाले के लिए हम बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए केस कम होंगे। फिर 14 वाले के लिए बनाएंगे, केस कम होंगे। हमें कोई केस ऐसा मिल जाए कि मान लो ये तो चलो वो है डिज़ाइन जो कि 216 कंडीशंस में से ढूंढना है। हमने यहाँ पे डाइस 4 कर दिए, तो कंडीशन हो गई 1296, ठीक। अब अगर ये कंडीशन आपको बनानी आती हैं तब तो ये बहुत आराम से बन जाएंगी, और बनानी नहीं आती तो हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और ध्यान नहीं गया तो आंसर गलत भी हो जाएगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मेथड है जो आप सीख लीजिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और चाहे फिर कितने भी डाइस हों, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती। वही मेथड हम डिस्कस करेंगे। देखो फेवरेबल केस बनाने की बात हो रही है। सम इज 6। अब सम 6 हो, 10 हो, 14 हो, कुछ भी हो, 9 हो, 8 हो, ठीक है, 5 हो, कुछ भी हो जाए, यहाँ सब चलेगा। देखिए, लेट एक्स बी ए डाई। हमने ये मान लिया कि हमारा जो डाइस हैं 3, उनमें से एक डाई एक्स, दूसरा डाई भी एक्स एंड तीसरा डाई भी एक्स, ये हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर
ठीक, और वो आएगी 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ x पावर 1 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 6 और होल पावर 3। अब ये कैसे हुआ ये समझो। हमने मान लिया था x एक डाई है, ठीक है, और हमें 3 डाइस दिए गए हैं, तीनों x हो गए। तो जो सम चाहिए वो उन पे आने वाले नंबर हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिया कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, यानी जो सम आपका 6 आ रहा है वो x की पावर बना दिया। क्यों? क्योंकि डाई पे जो नंबर आप फेंकोगे उनका सम ही तो 6 आना चाहिए। तो आप जो डाई है उन पे नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब ये x की पावर 6 आएगा कब? जब आपने पहला डाइस फेंका तो उस पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं। डाई के ऊपर 1 तो x की पावर 1, डाई के ऊपर 2 x की पावर 2, डाई के ऊपर 3 x की पावर 3, डाई के ऊपर 4 x की पावर 4, डाई के ऊपर 5 x की पावर 5, डाई के ऊपर 6 x की पावर 6। और क्योंकि ये एक साथ एक समय पे नहीं आ सकते इसलिए यह आएगा, या मतलब और का मतलब बीच में आया प्लस। और ऐसे डाइस कितने हैं टोटल? 3, तो होल पावर हो गई 3। अब हम इसको सॉल्व करके जो निकालेंगे दैट इज़ योर फेवरेबल केस। ठीक, तो कैसे निकालेंगे अब वो सीखते हैं। बहुत ध्यान समझना। कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 6 इन, इसमें से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करके, क्योंकि ये जीपी है, तो जीपी का सम क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या फिर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इनमें से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। अब हम वो लगाएंगे जो बाइनोमियल थ्योरम में फिक्स हो जाए आसानी से। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर 3। सॉल्व करते हैं इसको, और एक्स पावर 3, 1 माइनस एक्स पावर 6 होल पावर 3 और 1 माइनस एक्स होल पावर -3, नीचे वाली पावर ऊपर चली गई। अब आगे की बात मेरी ध्यान से सुनना। अब और इम्पॉर्टेंट बात है, ये पूरा इम्पॉर्टेंट जो बता रहा हूँ पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। अब देखो, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 3 इन 1 माइनस एक्स पावर 6 होल पावर 3, 1 माइनस एक्स होल पावर -3। अब ये क्या हो गया? अब यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार x की पावर 3 कहाँ गया और 6 की जगह 3 क्यों हो गया? तो ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। हमें इन दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई में से बाहर हम क्या लेके आए जो x की पावर 3 से मिलके x की पावर 6 बना ले। ये सोचो आप, इन दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर, मतलब हमने इन्हें खोला दोनों ब्रैकेट्स को, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि x की पावर 3 एक बाहर पहले से बैठा हुआ है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करके पावर्स आ जाएंगी, और फिर इसमें x की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो जो पहले से 3 होगा इस ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई में वही तो 6 बनेगा। ठीक, अगर आपने इन दोनों के ब्रैकेट के मल्टीप्लाई से 6 बाहर निकाला तो 6 इस 3 के साथ तो 9 बन जाएगा, जबकि हमें तो 6 का कोफिशिएंट चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ क्या किया, हमने इन दोनों ब्रैकेट्स में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके x की पावर 6 निकालो, या फिर इन दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई से x की पावर 3 निकालो, बात एक ही है। ये मीनिंग हुआ इस बात का। इसलिए हमने अगली लाइन में ऐसा लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन 1 माइनस एक्स पावर 6 होल पावर 3, 1 माइनस एक्स होल पावर -3। अब आप इसे याद ऐसे रख सकते हो, अच्छा आसान तरीका बता रहा हूँ मैं इन्हें याद रखने का, कि आप याद रखो ऐसे कि अगर दोनों ब्रैकेट्स के बाहर, या 3 ब्रैकेट है तो 3 के बाहर, ठीक, अगर पावर पॉजिटिव है तो यहाँ जो बैठा हुआ है उस पे पावर में से उस 3 पावर, पॉजिटिव पावर को माइनस कर दीजिए। मतलब जैसे ये 6 पावर है और बाहर 3 बैठा हुआ है, तो 6 माइनस 3, 3 बचा और यहाँ 3 लिख देंगे। क्लियर है? अगर यही पावर माइनस की होती तो हम क्या करते? तो अब हम 6 और 3 ऐड कर देते, मतलब यहाँ 9 आ जाता। समझ आ गई? क्योंकि आप सोच लो, आप अंदर से 9 लेके आओगे तब उसमें जब 3 का डिवाइड होगा तभी तो 6 बनेगा। समझ आ गई बात? तो अगर नेगेटिव पावर है तो प्लस कर देनी है और पॉजिटिव पावर है तो माइनस कर देनी है। ये इस पूरी कहानी का मीनिंग है। समझ आ गई बात? अब इसको करोगे तो अपने आप ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने बहुत मतलब डिटेल में एक एक बात बता दी है। आपको केवल और केवल इस पर ध्यान लगा के घर पे बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ फिर से। x की पावर 3, इधर 1 माइनस एक्स पावर 6, इधर वाले में हमने फिर इसको
चेंज कर दिया x की पावर 3 में। अब आता है मेन मोटिव। तो हम एक बार यहाँ तक पूरा फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर आगे मैं जाता हूँ। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बेस पे मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आप करके लेके आएंगे। तो फिर से समझ लेते हैं। देखो, इन्होंने हमसे बोला था कि 3 डाइस को रोल करो, टोटल केस निकाल लिए, 216 हो गए। फिर सम 6 निकालो। अब सम 6 फेवरेबल केस हमें निकालने हैं, तो हमने लिया एक्स, लेट एक्स बी ए डाई। और अब हमें चाहिए सम 6। तो हम जब डाई को रोल करेंगे, तीनों डाई को, तो तीनों डाई पे जो नंबर आएगा उनसे मिल के जो सम आएगा वही तो 6 है। तो हमने इसको ऐसे रिमूव किया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, ठीक, इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब इन द एक्सपेंशन ऑफ किस में आएगा? तो देखो, आपने जब पहले डाई को रोल किया तो उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ये पॉसिबिलिटी हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि एक्स डाई है तो एक्स की पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6। अब ये एक साथ तो आ नहीं सकते, तो या एक्स की पावर 1 मतलब या तो डाई पे 1 आएगा, या तो डाई पे 2 आएगा, या 3 या 4 या 5, ऐसे या के लिए और का मतलब प्लस। और ऐसे डाइस कितने हैं? 3, तो पावर हो गई 3। उसके बाद हमने अंदर वाले पावर वाले वैल्यू को जीपी लगा के सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ जब आप पहुँच जाओ तो हमने देखा कि कोफिशिएंट निकालना है एक्स की पावर 6 का, और इस ब्रैकेट के तीनों के मल्टीप्लाई में। तो हमने अब अपना दिमाग लगाया, और दिमाग हमारा ये कहता है कि इन दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई में से बाहर अगर हम 3 ले आएँ, एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 जो है वो इस बाहर बैठे एक्स की पावर 3 के साथ मिलके 6 बना देगी। क्योंकि अगर हम बाहर वाले को ध्यान नहीं देंगे तो अंदर से 6 निकालेंगे तो बाहर वाले के संग मिलके वो 9 हो जाएगा, ठीक है। जबकि हमें तो 6 की पावर चाहिए, इसीलिए अंदर से हमें केवल 3 निकाल के लाना पड़ेगा। तो अगली लाइन में हमने क्या लिख दिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसको कर दिया गायब, 1 माइनस एक्स की पावर 6 होल पावर 3 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल पावर -3। यानी कहने का कुल टोटल मतलब ये रहा कि अब इन तीनों के मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 6 निकालें, या इन दो के मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 3 निकालें, बात एक ही है। ये बात हुई इस पूरे चीज़ का जवाब, ठीक। और इसे याद रखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर बाहर पॉजिटिव पावर बैठी है तो जो आपके पास कोफिशिएंट जिसका निकालना है उसमें से उसे माइनस करके नीचे लिख लो, और यहाँ से उस पावर को गायब कर दो, ठीक। और अगर नेगेटिव बैठी है तो उसमें पावर ऐड कर दो और फिर यहाँ से गायब कर दो। क्लियर हो गई? अब चलते हैं आगे। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसी वजह से बाइनोमियल थ्योरम का लॉजिक भी आपको समझाया था कि अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो वो इसे सॉल्व कर ले। 3C0, 3C1 एक्स पावर 6, 3C2 एक्स पावर 12, 3C3 एक्स पावर 18 मल्टीप्लाई विद। अब दूसरा, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, मैं अलग से समझा रहा हूँ पहले, फिर हम इस पे जाएंगे। 1 माइनस एक्स पावर -n, फॉर्मूला लगा 1 प्लस एन एक्स, ठीक। वो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ, उसको एक बार देख लेना। फिर -n -1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड अप टू डॉट डॉट डॉट, ये दोनों मिलके प्लस हो गए एन एक्स, ये हो गया n+1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर अप टू डॉट डॉट डॉट। अब मैं ये डॉट 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 क्यों कर रहा हूँ, कहीं पे रोक क्यों नहीं रहा? तो देखो जरा, हमारे नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का वो ऐसा होता है, ये होता है, इसीलिए वो x पावर n तक जाता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूस पावर कम हो रही है, मतलब पहले n थी, फिर n-1 होगी, अगले वाले में n-2 हो जाएगी, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते 1 आ जाएगा, और 1 के बाद आगे फिर वो 0 आने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले में ज़रा ध्यान दें, यहाँ वाले में पावर क्या हो रही है, n के बाद n+1 आ रहा है, फिर अगले वाले में n+2 आ जाएगा, फिर अगले वाले में n+3, मतलब ये बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो एंड कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे, इसलिए इसे डॉट 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 करके छोड़ दिया। तो ये इस बात की, इस बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला है जिसको हम अब यहाँ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। तो आपकी बात का अगर आप क्वेश्चन मुझसे पूछते कि ये इन्फिनिटी तक क्यों जा रहा है, तो अब उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, ठीक। चलते हैं अपने, तो देखिए यहाँ आया 1 + 3x
फिर 3 × 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, फिर 3 × 4 × 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज। अब आगे आगे जो आ रहा है वो अब और टफ होने वाला है। तो टफ इसलिए होने वाला है क्योंकि आप पहली बार ऐसा करोगे, पता नहीं आपने 11th में किया या नहीं किया है। मैंने तो स्टूडेंट जितने भी मुझसे पढ़े थे उनको तो मैंने ये सब करवाया हुआ है, फिर भी मैं एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। हमें इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई एक्चुअल में नहीं करना है कि हम एक एक करके मल्टीप्लाई करके नीचे रखते जा रहे हैं, तो बहुत टाइम क्योंकि ख़त्म ही नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, हम केवल उन टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें x की पावर 3 दे रहे होंगे। तो ज़रा ध्यान से देखें, पहले वाले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3c0 इसको मैं लिख लेता हूँ अपने पास। अब 3c0 के पास कोई x है नहीं, तो इसका मतलब है ये पूरे के पूरे x की पावर 3 को यहाँ से लेगा। ठीक, तो x की पावर 3 कहाँ है, ये रहा, तो हमने इसको उठा के यहाँ लिख लिया 3 4 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्लियर है, बस कोफिशिएंट उठाना है हमें केवल, हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब इसी के अगले वाले पे, यहाँ पे। अब ये x की पावर 6 है, तो इस 6 को हमें 6 दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, तो 6 के पास कोई भी ऐसा यहाँ नंबर है जो 3 ला दे, क्योंकि 6 तो पहले ही 3 से बड़ा है। तो अब ये कोई नंबर यहाँ से ला के नहीं देगा, यहाँ से भी ला के नहीं देगा और यहाँ से भी ला के नहीं देगा, क्योंकि ये सब नंबर 3 से बड़े हैं, तो इसलिए ये बेकार हो गए। मतलब अब हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें केवल जो मल्टीप्लाई मिला हुआ है इसे ही सॉल्व कर लेना है। तो कर लीजिए इसे सॉल्व। तो देखिए 3c0 इज़ 1, 3 4 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6। इसे कर देंगे हम सॉल्व। 3 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, आंसर आ गया 10। और यही हमारा आंसर था कि फेवरेबल केस बन रहे थे 10, टोटल केस आपके पास आ रहे थे 3, 6 × 6 × 3, आपने 2 से डिवाइड मारा, 5/108, दैट इज़ योर आंसर। और अगर अब ये बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे इससे तो बहुत आसान हमने वो पीछे वाला किया था, तो अभी आपको वो दिख जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे, तब आपको लगेगा जेई बढ़िया है। ठीक है ना, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और फिर ये भी सोच रहे होंगे आप तो कह रहे थे बहुत कठिन है मल्टीप्लाई, तो बहुत सिंपल था। तो अभी हम आते हैं उस पॉइंट पे भी, इस क्वेश्चन को एंड कर लें, देख बताता हूँ मैं आपको वही चीज़। देखो नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला जा रहा है, इसके सेकंड पार्ट में हमसे सम 10 पूछा है। ठीक है, कि सम जो है वो 10 होना चाहिए 3 डाइस पर। हम अब इसी लॉजिक से करेंगे। देखो, लेट x बी ए डाई, देन फेवरेबल केसेस फॉर सम 10 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6 और होल पावर आपकी हो गई 3। सॉल्व किया, x पावर 10 इन x, इसको जीपी से सॉल्व किया, x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स और होल पावर हो गया 3। x पावर 10 इन x पावर 3, 1 माइनस एक्स पावर 6 होल पावर 3, 1 माइनस एक्स होल पावर -3। यहाँ से वही लॉजिक, x पावर 7 रह गया इन दोनों की मल्टीप्लाई में। इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ये 12 है, मल्टीप्लाई 1 + 3x 3 × 4 अपॉन फैक्टोरियल 2x² अप टू डॉट डॉट डॉट। अब देखो, अब हमें 7 चाहिए। ठीक है, तो वो 7 हमें कैसे मिलेगा, देखो पहले हमने मल्टीप्लाई किया 3c0 का, तो 3c0। अब ये 7 हमें कहाँ से ला के देगा वो देखते हैं। देखो
ये 7 हमें यहाँ से ला के देगा, इसके पास से। अब जो सिखाने वाला था, जो मैं बोल रहा था टफ है, वही चीज़ आपको अब यहाँ देखो आ गई। अब यहाँ अभी क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले में 3 चाहिए था, तो वो आपको यहाँ दिख गया 3। यहाँ 7 दिख ही नहीं रहा, तो या तो आप 7 तक जाओ, किसी किसी क्वेश्चन में 14 पे भी जाना पड़ेगा, किसी किसी क्वेश्चन में 15, 16, 20 पे भी जाना पड़ेगा। तो अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। अब या तो हम 7 तक लिखें, मत लिखो, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर इस, ध्यान से समझना पूरी बात। इस वाले में देखो जरा, x की पावर 2 है, तो इसमें ऊपर 2 टर्म है, 3 और 4। अगर मुझे x की पावर 7 चाहिए और x की पावर यहाँ पे 7 आ जाए, तो यहाँ 7 टर्म होंगे जो 3 से शुरू होंगे और 7 पे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब 7 पे ख़त्म नहीं होंगे, 7 टर्म चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये काय पे ख़त्म होंगे, काउंटिंग करें मत करो। ये देखो कैसे होगा, 7 टर्म चाहिए, पीछे देखो कितने टर्म कम है आपके पास, 2। तो 7 में 2 ऐड कर दो, 9। इसका मतलब है 9 पे ख़त्म होगा ये। ठीक, अच्छा यहाँ पे 2 पावर है, तो नीचे 2 का फैक्टोरियल है, तो हमारे में 7 पावर होगी, तो क्या होगा 7 का फैक्टोरियल। तो अब 7 तक जाना नहीं पड़ा। अब यहाँ आ जाओ 3C1 वाले पे। 3C1 x की पावर 6 इसके पास है, मतलब इसे एक और चाहिए, वो तो इसे यहीं से मिल गई, तो इंटू 3। अब इसे सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने का भी इसका एक अपना तरीका है। देखो नीचे कितने का फैक्टोरियल है, 7 का, तो हम यहाँ 7 का फैक्टोरियल पहले ही लिख लेते हैं। बचा 9 और 8 अपॉन में 7 का फैक्टोरियल इंटू। अब एक प्रॉब्लम है, ऊपर 7 का फैक्टोरियल कंप्लीट कहाँ था, ऊपर 1 और 2 और होता तब कंप्लीट होता। इसका मतलब हमने 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिया। इधर 3C1 3, 3 इंटू 3 हो गया ये। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 2 से ये 4 बार कैंसिल हुआ, ये आ गया आपके पास 36 और ये आ गया 9। टोटल कितने आए 27। अब बना लो 27। हो गया ना समस्या, प्रॉब्लम हो गई। यहाँ आपने अभी 10 बहुत आसानी से बना लिया था, ये देखो। ठीक है, कितने टर्म आए थे, बन गए वो 6, आराम से बन गया था। यहाँ कितना बनाना है 10, भाई साहब 27 कंडीशन बनानी पड़ेंगी आपको, जो बननी ही नहीं। समझ आ गई बात, कितना ही दिमाग लगाओ और टाइम बहुत जाएगा, और वो भी पता नहीं होगा कि सही बनी है क्या 27 है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कितनी बननी है। ठीक है, तो 26 भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट देगा, 27 आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 27 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 से ये डिवाइड 9, 3 से ये डिवाइड 2, 3 से ये डिवाइड, फिर 3 से ये डिवाइड, तो आंसर हो गया 1/8। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इसलिए आपको ये मेथड बताया गया है। समझ आ गई बात। अब आज का होमवर्क सुन लीजिए जो आप करेंगे। एक तो इसी क्वेश्चन का 3rd पार्ट होमवर्क हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एकदम नहीं आएगा, ध्यान से करना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में चला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में चला जा रहा है। बस आज आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही है, ये होमवर्क आज आप निपटाएं। और मैं कल क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा, तो कल एक जो 12 बताऊंगा ना, ये और एक वजह होगी क्वेश्चन करने की इस मेथड से। ठीक है ना, क्योंकि उस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि हम नॉर्मल मेथड से कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, और आप अपनी प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से। एक एक चीज़ पॉइंट एक एक समझाता हुआ चल रहा हूँ, और बाकी मिलते हैं कल वीडियो में। बाय बाय।